Valence shell electron pair repulsion theory. V for valence, S for shell, E for electron, P for pair, R for repulsion theory. This theory is based upon the postulates as listed below. In polyatomic molecules, molecules made up of 3 or more atoms are polyatomic molecules. One of the constituent atom is identified as the central atom to which all other atoms belonging to the molecule are linked. ठीक है, यानी कि polyatomic molecule जो है उसमें कोई एक एटम जो है वो सेंट्रल एटम के तौर पर काम करता है और बाकी तमाम एटम्स उससे लिंक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं टोटल आखिरी शेल के अंदर, वो बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। Electron pairs have a tendency to orient themselves in a way that minimize the electron pair repulsion between them and maximize the distance between them। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को इस तरह से इस सिमत में अरेंज करते हैं कि उनके लोन पेयर जो है उसके दरमियान में रिपल्शंस जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को इस तरह से ओरिएंट करते हैं, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह से अरेंज करेंगे कि लोन पेयर की जो रिपल्शंस होती हैं, एक दूसरे को जो धकेल रहे होते हैं, वो कम हो जाए और इनके दरमियान में फ़ासला जो है वो ज़्यादा हो जाए। यानी कि ये एक दूसरे से दूर खुद को अरेंज कर लेंगे ताकि इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए और इनके दरमियान जो एक दूसरे को रिपल करने की एबिलिटी है वो कम हो जाए। फिर हमारे पास आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती है दो लोन पेयर के दरमियान में और ये दो बॉन्ड पेयर के दरमियान में वीकेस्ट होती है। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर खुद को यूं अरेंज करते हैं कि ये एक दूसरे से क्लोज होते हैं और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके दरमियान में एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर लाई करते हैं ताकि इनके दरमियान में रिपल्शन कम हो और एनर्जी जो है वो कम हो। वैलेंस शेल्स को किसी स्फेयर के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी सरफेस पे इस तरह से लोकलाइज होते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो। सेंट्रल एटम जो है वो उसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने सराउंड कर रखा हो कि एसिमेट्रिकली मॉलिक्यूल जो शेप है उसको एक्सपेक्ट किया जा सके। एसिमेट्रिकली शेप्ड मॉलिक्यूल जो है वो भी एक्सपेक्ट कर सकें हम कि कहीं पे भी उसकी जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें एटम्स खुद को किसी भी जगह पर अरेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जाए। सेंट्रल एटम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के साथ घिरा होता है और मॉलिक्यूल जो है वो कोशिश करता है कि उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो सके। वेस्पर थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। लिमिटेशंस क्या हैं? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के ऊपर जो है वो फेल हो चुकी है क्योंकि वेस्पर थ्योरी बेस करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे यानी कि एक स्पीशी है उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में और दूसरे में भी 6 बन रहे हैं, तो दोनों की जो सेम टाइप की शेप प्रेडिक्ट करेगा, हालांकि इन दोनों की शेप में फ़र्क होता है। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किए जा सके। कुछ मेटल्स हैं इनके बारे में भी कुछ ख़ास मालूमात नहीं मिल पाई। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको अकाउंट में नहीं लिया गया, जैसे और लोन पेयर्स जो कि इनएक्टिव होते हैं उनके बारे में भी बात नहीं की गई। ये दूसरे ग्रुप के हैलाइड्स जो हैं उनके बारे में बताता है कि उनकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी, जबकि इनका असल जो होता है वो बेंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं ग्रुप 2 जो है हमारे पास BeCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इनका बेंड स्ट्रक्चर बनता है ना कि लीनियर। ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की शेप जो है उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। ये सिंगल डबल और ट्रिपल के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पाता। ये सारों को एक ही तरह ट्रीट करता है और सारों को शेप मालूम करने के लिए सिंगल बॉन्ड कंसीडर करता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
शेप कैसे प्रेडिक्ट की जाती है? सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, वही हमारा सेंट्रल एटम होगा, उसको डिस्कवर करें। उसके बाद इसको जो है वो जब हमें पता चल जाए कि ये वाला सेंट्रल एटम है, तो उसके बाद सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये काउंट करें। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद हमने देखना है कि सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे दैट्स मीन कि वो लोन पेयर्स हैं। तो दो वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड किया जाता है ताकि हम वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर जो है वो VSEP नंबर जो है वो ऑब्टेन कर सकें। VSEP नंबर क्या होता है? ये ऐसा नंबर होता है जिसको देखते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं शेप को, यानी कि Z जो है वो हमारा नंबर होगा यहाँ पर, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने हैं, हाफ नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेंगे, इनमें जमा कर देंगे हम सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स को, उनकी तादाद को। उसके बाद अगर नेगेटिव आयन है तो उसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उनको जमा कर देंगे, और जितने पॉजिटिव आयन्स हैं उनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज का यूनिट आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये कैसे करना है हम नेक्स्ट पे देखते हैं। और दूसरा नंबर पर नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स होते हैं यानी कि सेंट्रल एटम ने अपने इर्द गिर्द कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं। तीसरा है नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में से अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्ड पेयर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें तो तब हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसे हम लोन पेयर की तादाद बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द यूँ अरेंज करते हैं कि ये खुद को रिपेल करें। ये लोन पेयर्स जो हैं वो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द खुद को रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे से ख़ास से डिस्टेंस पर होने चाहिए ताकि इनके दरमियान में रिपल्शन जो हैं वो कम हो और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और एनर्जी कम हो। फिर हम देखते हैं जी, अगर हमें पता चल गया है कि हमारा नंबर क्या है, VSEP नंबर क्या है, तो उसको देखते हुए पहले तो हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 आया है तो हमारे पास लीनियर होगी, 3 आया है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, 4 है तो टेट्राहेड्रल है, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है। अब देखते हैं हम वन बाय वन के किसी एक भी एटम की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वाटर के लिए H2O होता है वाटर में O जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास 1/2, ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 होते हैं। इसमें जो है वो 2 सिंगल बॉन्डेड एटम हैं, इनको जमा कर देंगे हम। चार्ज जो है वो 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी 0 है। इन सारों को जो है वो सम कर देंगे। ये हमारे पास आता है 1/2 और ये सारा जो है वो हम जमा कर लेते हैं। 6 और 2 8 हो गए, 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 4 आता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास VSEP नंबर 4 आया है। यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो 2 हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर 2 हैं और 2 लोन पेयर हैं। ये जो हमारे पास आई है तादाद वाटर के लिए हमारे पास 4 आया है। ये वाला 4 जो है ये हमारे पास जो है इनमें से ये 4 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 हमारे पास जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 जो हैं हमारे पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। पहले हमने लगाने हैं जी 4 लगाने हैं, यानी कि हमारे पास यूं का स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अब टेट्राहेड्रल के अंदर हमारे पास क्या होंगे जी, 2 तो हमारे पास हो गए लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 हमारे पास हो जाते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम यूँ देखते हैं तो, और ये दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे और ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 4 हैं VSEP नंबर, तो ये वाला बैंड स्ट्रक्चर बनेगा वाटर का। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं किसी और के लिए। अगर हम देखते हैं H2, चलें यहाँ पे है। अच्छा जी, हम देखते हैं H2S के लिए।
अच्छा जी, सल्फ़र हमारे पास है, ठीक है। सल्फ़र जो है इसका जो है वो 6 नंबर होता है इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके वो 6 होते हैं। तो अगर हम यही वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं ताकि इसका VSEP नंबर फाइंड कर सकें, तो हमारे पास 6 आएगा, प्लस आएगा हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास 2 जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड एटम मौजूद हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर हम जमा करेंगे 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 8/2 आ जाता है, जिसका आंसर आएगा 4। अब हमारे पास बॉन्डेड एटम है 2, इसका मतलब है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो 2 हैं, और लोन पेयर्स भी जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोबारा से बेंड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो बेंड स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा वो देखते हैं हम। तो हमारे पास बनेगा बेंड स्ट्रक्चर यूं का कुछ बनेगा, ये एक एच, एक ये एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर जी सल्फ़र होगा, सल्फ़र के ऊपर जो हैं वो यहाँ पर 2 मौजूद होंगे लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा जी, अब ये इतना ज़्यादा बेंट हो जाता है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, इसको इधर को पुश करेगा, ये इसको, ठीक है। इनकी लड़ाई रहती है लोन पेयर की, आपस में एक जगह पे नहीं रह सकते, एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये जो हमारे पास ये वाला हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ये 92 डिग्री पर चला जाता है, 109.5 होता है नॉर्मली, ठीक है। 109.5 होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन ये इन 2 लोन पेयर्स की मौजूदगी की वजह से 92 पर चला जाता है, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की यही वजह है बेसिकली कि इसके अंदर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो वो बॉन्ड पेयर्स जो हैं 2 HS और HS, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 से लेकर 92 तक चला जाता है या रिड्यूस हो जाता है। चले, मेरा ख्याल है अब आपको ये समझ आ गई होगी, बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद ओनली 2 एटम्स इज़ ऑलवेज लीनियर, ठीक है, कि 2 एटम्स हैं जिनके अंदर जुड़े हों तो उनकी शेप हमेशा लीनियर होती है, और ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनमें 2 या 3 एटम जुड़े होते हैं एक किसी एक एटम के साथ, तो वो वाला एटम सेंट्रल एटम होता है। अगर सेंट्रल एटम जो है वो सिमिलर एटम्स के साथ लिंक हो और बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ सराउंडेड हो तो रिपल्शन जो होती है वो एक जैसी होगी, तो शेप जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिकल आएगी, एक जैसी रेगुलर ज्योमेट्री आती है। अगर सेंट्रल एटम जो है वो मुख्तलिफ एटम्स के साथ लिंक होगा तो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट रिपल्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री इरेगुलर होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। अगर हम देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप किस पर डिपेंड करती है, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर डिपेंड करती है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, तो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए भी एक मेथड दिया गया है बेसिकली, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो मेथड होता है इसे कैपर्ट मॉडल बोलते हैं। कैपर्ट मॉडल में बताया गया कि लोन पेयर ट्रांजिशन मेटल एटम पर जो लोन पेयर्स होते हैं वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होते हैं ज़्यादातर। तो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनकी मौजूदगी की वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। जैसे हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं,
लेकिन जैसे मैंगनीज M पॉजिटिव, ठीक है, जिंक का 2 पॉजिटिव वाला, निकल का 2 पॉजिटिव वाला, कोबाल्ट का 2 पॉजिटिव वाला, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बावजूद, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ये सारी हैं, लेकिन केपर्ट मॉडल जो है इनके लोन पेयर्स को इग्नोर कर देता है और ये इनकी ज्योमेट्री जो होता है वो उसको जो है वो ज़ीरो लोन पेयर्स के साथ शो करता है, ठीक है। और इसके अंदर कैपेट मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है, ज्योमेट्रीज कुछ प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि ये हैं। नेक्स्ट आता है AXE मेथड। AXE मेथड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए होता है। इसका फार्मूला होता है AXNEM। यहाँ पर X जो है हमारे पास A सेंट्रल एटम होता है, ये X जो होता है हमारे पास बॉन्डेड एटम्स होते हैं, और E जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ पर लिगेंड होता है, X जो है उसको लिगेंड भी बोल देते हैं हम, ठीक है। लिगेंड के अलावा जो है वो उसको बॉन्ड, ये लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल A के साथ जुड़ा हुआ है। और E जो है हमारे पास वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल मेटल एटम पर। X और E की टोटल तादाद को हम स्टीरिक नंबर कहते हैं। AX3E2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 और 2 5, यानी कि इसका स्टीरिक नंबर 5 है। और इसके अंदर X यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो 3 हैं, और E यहाँ पर जो हैं ईज जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर X सब्सटीट्यूएंट जो होता है वो तमाम एटम के लिए सेम नहीं होता। ज्योमेट्री जो होती है अप्रॉक्सीमेटली कुछ के लिए वैलिड हो सकती है। बॉन्ड एंगल्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए सेम हो। यानी कि एक टेट्राहेड्रल है, वाटर जो है वो भी टेट्राहेड्रल जो है वो शेप ज्योमेट्री शो करता है, और इसी तरह H2S की भी टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन शेप जो होती है उसकी, उसमें लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो बेंड शेप बनती है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है मेन ग्रुप के एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर्स जो होते हैं E, उनका नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। ज्योमेट्रीज़ को हम एटॉमिक पोजीशन की बुनियाद पर नाम देते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बुनियाद पर। तो डिस्क्रिप्शन में AX2E1 जो है ये बेंट मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मौजूद हैं, और बल्कि एक जो है वो लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, और 2 जो हैं वो एटम बॉन्डेड हैं, सिंगली बॉन्डेड हैं। तो लोन पेयर जो हैं वो ज्योमेट्री हेल्प करने में मदद देते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स अगर हम देखते हैं तो हम शेप मालूम कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ हैवियर ग्रुप हैं, 14 वाला जैसे ग्रुप है उसके एलिमेंट्स जो हैं उनके जो अल्काइन एनालॉग्स होते हैं उनको कंप्यूट किया गया तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट पाया गया। तो यहाँ पर AX2E2 मॉडल जो है इसकी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं हम, तो लिथियम ऑक्साइड इसकी एग्जांपल है। लिथियम का स्ट्रक्चर जो है वो देखने में तो लग रहा था कि ये लीनियर होगा, लेकिन ये बेंट स्ट्रक्चर था। तो ये लीनियर होता है, बल्कि अच्छा जी, लिथियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ना कि बेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है वो लिथियम जो होती है इनकी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स जो होता है इसका कुछ आयनिक होता है, और इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस पाई जाती हैं, बॉन्ड रिपल्शन। तो एक और एग्जांपल है, उसके अंदर हम सेलेन देखते हैं, SiH3 ट्वाइस O के साथ हैं। यहाँ पर SiOS का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है हमारे पास 144। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एंगल के साथ, तो Cl2O के साथ तो इसका एंगल इतना है, CH3 2O में एंगल इतना होता है, और इसमें इतना। यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो चेंज हैं। जिलिस्पी और रॉबिन्सन ने रैशनलाइज़ किया था कि सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो इस बात पर बेस करते हैं कि लिगेंड के लोन पेयर्स जो हैं उनकी एबिलिटी क्या है, लिगेंड के लोन पेयर्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो रिपल्शन शो कर सकते हैं। जब लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसकी जो होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम से या फिर बराबर है, तो फिर जो होता है लोन पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ग्रेटली रिपेल करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम अगर ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है
लोन पेयर जो होंगे वो कम लोकलाइज्ड होंगे और वीक रिपल्शन शो करेंगे। अगर हम देखते हैं लार्ज सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो लार्जर है, इन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिगेंड रिपल्शन है, लिगेंड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और लार्ज SiH3 लिगेंड अटैच है। बहुत बड़ा लिगेंड अटैच होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। और बर्फोर्ड जो है उसने शो किया था कि एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है उससे पता चला था कि Cl3 एलुमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर PCl3 ग्रुप जो है इनका लीनियर बॉन्ड एंगल होता है, जिसकी वजह से ये एक नॉन वेस्पर मॉलिक्यूल है। फिर हम देखते हैं कुछ और मॉलिक्यूल जैसे कि ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसके अलावा जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर लोन पेयर जो है ज्योमेट्री को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। इसी तरह ऑक्टा फ्लोरो ऑक्सीनेट आयन है, इसमें नाइट्रोसोनियम ऑक्टाफ्लोरोजीनेट होता है। ये एक स्क्वायर एंटी प्रिज्म है जिसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन होती है, हालांकि इसमें लोन पेयर मौजूद होता है। एक और रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टीरिक क्राउडिंग हो तो लिगेंड जो है वो थोड़ी बहुत या फिर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर्स जो होते हैं लोन पेयर्स के लिए जगह नहीं छोड़ता या इसकी अफिनिटी कम होती है। और दूसरी रैशनलिज्म जो है वो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट होता है। स्क्वायर प्लेनर वाले ML4 कम्प्लेक्सेस में केपर्ट मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि ML4 वाले ट्रांजिशन मेटल मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल होंगे, जिनमें 4 लिगेंड मेटल के साथ अटैच हों। यूँ करके एक मेटल है, यहाँ पर यहाँ यहाँ और यहाँ पर 4 लिगेंड अटैच हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेजॉरिटी ये जो है इस तरह के कंपाउंड्स की वो D8 कन्फिग्रेशन रखती है, जैसा कि टेट्राफ्लोरोप्लाटिनेट में मौजूद होती है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस की शेप को एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। कम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग डी कंट्रीब्यूशन, ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें डी जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गली कंट्रीब्यूट करता है ताकि उसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया जा सके। तो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते हैं, तो उनकी ज्योमेट्रीज भी अनयूजुअल होंगी। तो इसको जो है वो हम डी सबशेल बॉन्डिंग इंट्रक्शन में एस्क्राइब करेंगे। जिलिस्प जो है वो कहता है कि इस तरह की इंट्रक्शन बॉन्डिंग पेयर्स को पैदा करती हैं और ये वाले इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो एंटीपोडल पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी स्फेयर के उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट बाइलोब शेप की वजह से जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद इन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में रिपल्शन जो है वो मुख्तलिफ सेट ऑफ शेप्स को जन्म देती है। गैस फेज स्ट्रक्चर जो होते हैं कोई भी ट्राई एटॉमिक हैलाइड्स के हैवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप टू के जो हैवियर मेंबर्स हैं उनके ट्राई एटॉमिक हैलाइड्स जो होते हैं वो भी लीनियर नहीं होते हैं। ट्राई एटॉमिक हैलाइड्स हैं यानी कि एक के साथ जो है वो 2 एटम्स अटैच हैं। ओवरऑल ट्राई एटॉमिक हैं तो इनके अंदर स्ट्रक्चर देखने में लगता है कि लीनियर होगा, लेकिन लीनियर नहीं होता बल्कि बेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिलिस्प ने एक प्रपोज़ल दिया था, उसने कहा कि ये बॉन्डिंग इंट्रक्शन की वजह से भी हुआ है क्योंकि लिगेंड जो है वो मेटल एटम के डी ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पर भी असरात आते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हैवियर मेंबर्स हों तो उनके अंदर रेलेविस्टिक इफ़ेक्ट्स शो होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रेलेविस्टिक इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने में इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। 6d के जो 5/2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि नाइहोमियम के अंदर होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर देते हैं। नाइहोनियम के ट्राईफ्लोराइड्स जो हैं वो टी शेप ज्योमेट्री एज्यूम करते हैं, हालांकि इनकी देखने में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर लगती है।
लेकिन ये टी शेप शो करते हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है 7p वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि तनीस साइन के अंदर है, उसको TsF3 में ट्राइगोनल प्लेनर प्रेडिक्ट किया जाता है, जबकि ऑब्ज़र्व जो है वो टी शेप ज्योमेट्री जो होती है वो की जाती है। इसी तरह जो है कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, जबकि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। इसी तरह रेडॉन जो है उसका टेट्राफ्लोराइड जो है ये भी सिमिलर शेप जो है वो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करती है और इनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हाफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करती है। जैसे कि जिलिस और नायहोमियम ने सजेस्ट किया था कि नाइट्रोसाइल जो कंपाउंड है इनके अंदर जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, हाफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, जैसा कि 115 डिग्री जो है वो इंडिकेट किया जाता है NO पॉजिटिव के अंदर। तो इसके अंदर सेट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो वीकर रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं किसी भी सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर। इसी तरह हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर देखते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो इंटरमीडिएट होगी इन दोनों के दरमियान में। इसी तरह क्लोरीन का डाइऑक्साइड ये भी AXNE1.5 है। E1.5 का मतलब यानी कि इसमें लोन पेयर्स जो हैं वो एक लोन पेयर मुकम्मल है और एक आधा है, यानी कि 3 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो इन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट होगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। इसी तरह मिथाइल रेडिकल्स जो है वो मिथाइल रेडिकल जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल जो है वो प्रेडिक्ट करता है, जैसा कि मिथाइल एनाइन की होती है, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होगा। इसके अलावा हम वेस्पर में जो है वो प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो क्वाइट ट्रू नहीं होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं CH3 एक्चुअली प्लेनर होता है, ऑल दो इसकी डिस्टॉर्शन जो होती है वो पिरामिडल ज्योमेट्री की तरफ ले जाती है। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।